नई आवाज। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। 6 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाराणसी संसदीय सीट से तीसरी बार नामांकन कर स्वतंत्र भारत के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की बराबरी कर ली है। दोनों पूर्व प्रधानमंत्री अपने अपने क्षेत्र यानी कि एक ही लोकसभा से चुनाव लड़कर भारी मतों से जीते थे। अब मोदी ने बतौर पीएम तीसरी बार एक ही लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरकर बराबरी की है। प्रयागराज जिले की फूलपुर सीट से पंडित नेहरू 3 बार यानी कि बता दें कि 1951 से 52 और 1957 से 1962 में सांसद रहे और तीनों ही बार उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर देश की बागडोर संभाली। पंडित नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ। वैसे तो भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी 5 बार लखनऊ से सांसद रहे हैं, लेकिन लगातार उन्हें 1996, 98 और 99 में सांसद बनने के बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद पर रहने का गौरव हासिल हुआ था। अब नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 में वाराणसी के सांसद निर्वाचित हुए हैं। दोनों ही बार उनके नेतृत्व में केंद्र में प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनी। तीसरी बार फिर से मोदी ने वाराणसी ने नामांकन करके दोनों पूर्व प्रधानमंत्रियों की एक ही लोकसभा सीट से लगातार 3 बार चुनाव लड़ने की बराबरी कर ली है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 14 प्रधानमंत्री हुए, जिनमें से 9 उत्तर प्रदेश से आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू हुआ यह सिलसिला नरेंद्र मोदी तक आ पहुंचा है। वहीं आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदू मुसलमान वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं मुसलमानों के खिलाफ कभी नहीं रहा हूं और इस्लाम के खिलाफ मैंने कभी नहीं बोला और मैं इस्लाम मजहब का सम्मान करता हूं। और कल बनारस में उन्होंने अपना नॉमिनेशन कराने के बाद ये बात कही कि मेरे मुसलमानों से अच्छे रिश्ते हैं, मेरा घर के आसपास में मुसलमान रहते हैं, ईद की सवैयां मेरे घर आती हैं और मुहर्रम के जब ताजिए निकलते हैं तो उस ताजियों के नीचे मैं कई बार निकला हूं और मेरे रिश्ते मुसलमानों से बहुत अच्छे हैं और मैं पूरे अपने जीवन में मुसलमानों से अच्छे रिश्ते रखना चाहता हूं। अगर मैं रिश्ते नहीं रखूंगा तो फिर मैं सियासत करने के काबिल नहीं रहूंगा। तो उनका ये बयान इस बात को दर्शाता है कि वो मुसलमानों से अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं मुसलमानों के खिलाफ कभी नहीं रहा हूं और इस्लाम के खिलाफ मैंने कभी नहीं बोला और मैं इस्लाम मजहब का सम्मान करता हूं। और कल बनारस में उन्होंने अपना नॉमिनेशन कराने के बाद ये बात कही कि मेरे मुसलमानों से अच्छे रिश्ते हैं, मेरा घर के आसपास में मुसलमान रहते हैं, ईद की सवैयां मेरे घर आती हैं और मुहर्रम के जब ताजिए निकलते हैं तो उस ताजियों के नीचे मैं कई बार निकला हूं और मेरे रिश्ते मुसलमानों से बहुत अच्छे हैं और मैं पूरे अपने जीवन में मुसलमानों से अच्छे रिश्ते रखना चाहता हूं। अगर मैं रिश्ते नहीं रखूंगा तो फिर मैं सियासत करने के काबिल नहीं रहूंगा। तो उनका ये बयान इस बात को दर्शाता है कि वो मुसलमानों से अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि तो जैसा कि आपने सुना कि प्रधानमंत्री ने कल यानी कि 14 मई को वाराणसी से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था और इस दौरान एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देने के दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि उनका मुसलमानों के साथ अच्छा ताल्लुक है। वो कभी भी हिंदू मुस्लिम के बीच कोई भेदभाव नहीं करते हैं, बल्कि उनके कई अच्छे मुस्लिम मित्र हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जिस दिन हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन सार्वजनिक जीवन में रहने के योग्य नहीं रहूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। वहीं प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस का सूपड़ा अब साफ हो जाएगा। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हमारे खास पैनलिस्ट मौजूद हैं। बीजेपी से सिद्धांत जी, सपा से जैनुल अख्तर जी और कांग्रेस से देवेंद्र नाथ जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है मुद्दे की चर्चा में। पहला सवाल सिद्धांत जी से कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि अब कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है और अब ये नहीं जीत पाएगी, प्रतिक्रिया आपकी सिद्धांत जी। सिद्धांत जी, आपको हमारी आवाज आ रही है?
ठीक है, तब तक के लिए हम जैनुल अख्तर जी से सवाल का जवाब जान लेते हैं। कुछ नेटवर्क इशू की वजह से जैनुल जी भी हमें जवाब नहीं दे सकते हैं। देवेंद्र नाथ जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी देवेंद्र नाथ जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी देवेंद्र नाथ जी, आपने हमारा सवाल सुना या उस सवाल को मैं रिपीट करूं? जी अभी हेलो जी जी मैडम, आवाज आ रही है हमारी? देखिए, अभी प्रधानमंत्री मंच से भाषण देते हैं कि अभी आपने बता रहे थे कि प्रवक्ता महोदय बता रहे थे कुछ दिन पहले हमसे कि मुसलमानों का सारा संपत्ति बांट देंगे। मोदी जी ने भी कहा है कि पूरी संपत्ति जो है ये अगर सत्ता में आती है कांग्रेस तो बांट देंगे। और एक तरफ कहते हैं कि अगर जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करूंगा उस दिन अपनी राजनीति त्याग दूंगा। इनको इस चीज से पेट में दर्द क्यों है? पहली बात, आप हिंदू मुसलमान तो आप खुद करते हैं खुले मन से कि मुसलमान अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम मुसलमानों को जो है पूरी संपत्ति बांट देंगे। एक तरफ तो आपको दर्द होता है। गोधरा कांड में आपने क्या कराया था ये किसी से छुपा नहीं है, बताने की हमको आवश्यकता नहीं है। शायद ये पूरी दुनिया जानती है। और जो उस पर बीबीसी बनाती है, अगर उस पर अपनी वीडियो अगर बनाती है तो आप वहां पे ईडी और सीबीआई का आईटी का छापा दबा देते हैं। तो आप हिंदू मुसलमान के बारे में आप बिल्कुल ना कहें, हमको आपसे नहीं सीखना है। जी देवेंद्र जी। मैम मेरी आवाज आ रही है? जी सिद्धांत जी, आपकी आवाज हमें आ रही है? जी जी मैम, कांग्रेस जो है उसको भारत की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। और सन 2014 हो चाहे वो 19 हो और अब जो 24 है वो होने जा रहे हैं, उसमें नरेंद्र मोदी जी की राष्ट्रवादी नीतियों और देश के प्रति व्यक्ति के विकास, मतलब चाहे वो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय से आता हो, उसके विकास परक जो नीतियां अपनाई गई हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का प्रतीक है कि पिछले 55 से 60 सालों के कार्यकाल में कांग्रेस ने भारत के अल्पसंख्यकों बहुसंख्यकों उनको सिर्फ गुमराह करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अभी स्टेटमेंट आया है मुसलमानों को लेकर, तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताना चाहूंगा। आप नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी भारत में रहने वाले मुसलमानों के प्रति किसी भी प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने अगर कोई भी बात कही है तो देश में जो बाहर से लोग आकर रह रहे हैं अवैध रूप से, उन पर टिप्पणी की है। फिर वो चाहे कहीं से भी आए हों, चीन से आए हों, म्यांमार से आए हों, चाहे वो बांग्लादेश से आए हों, और उन्होंने घुसपैठियों का ही विरोध किया है। लेकिन कांग्रेस की पुरानी नियत और नियति यही रही है, क्योंकि इनके पास करने को कुछ है नहीं, तो इन्हें जनता के बीच भ्रम फैलाना है। अभी इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हम महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे। इतना तो अगर हम देख लें तो आधी आबादी है महिलाओं की, इतना तो रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है जितना वो पैसा देने की बात कर रहे हैं। तो वो जुमलेबाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहते हैं, लेकिन सही बात यह है कि जुमलेबाजी असल में आज जो है वो राजकुमार जी कर रहे हैं कांग्रेस के। जी सिद्धांत जी। देवेंद्र नाथ जी, बार बार ये बोला जा रहा है कि ये जो जुमलेबाजी की सरकार है ये सिर्फ अपने ही नैरेटिव सेट्स करते हैं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं और पूरी तरीके से जनता भी अब इन्हें सिरे से नकार चुकी है। जनता का पूरा सपोर्ट है, वो भाजपा को ही जिताएगी इस बार। देवेंद्र जी आपकी आवाज हम तक आ नहीं पा रही है। देवेंद्र जी देवेंद्र जी आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, वो पूरी तरीके से हम सुन। अब आ रही आवाज मैडम? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी जो है आपने देखा होगा कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी जो है बता रहे थे, मंच से भाषण जब दे रहे थे तो ये बोलते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे, मणिपुर के हिंसा पे कोई बात नहीं करेंगे, प्रज्वल रेवन्ना के मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं करेंगे। और बात करते हैं कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। कांग्रेस का मुद्दा बताने के लिए अगर लग जाए तो इनको सालों गिनने पड़ जाएंगे, सत्ता से हटना पड़ेगा। आप ईवीएम का घोटाला बंद करिए, पहले आप सत्ता से आने के बाद आप ईवीएम घोटाला बंद करिए, पहली बात। दूसरी बात रह गई कि महिलाओं को रह न्याय की, हमारी सरकार ने पहले बोला है कि हम लोगों ने न्याय देंगे। आप ना महिला की सुरक्षा करते हैं, ना युवाओं को नौकरी देने की बात करते हैं, ना महिलाओं की बात करते हैं, ना मणिपुर पर चर्चा करते हैं। आप सिर्फ चर्चा करते हैं मंदिर मस्जिद मुसलमान मुल्ला पर चर्चा करते हैं। हम आपसे कहते हैं महंगाई पर चर्चा करिए, हम आपसे कहते हैं मुसलमानों पर चर्चा न करिए, हम आपसे कहते हैं कि रोजगार पर चर्चा करिए, हम आपसे कहते हैं युवाओं को न्याय की बात करिए। आपके पार्टी में जितने दूध के धुले नेता बताते हैं उतने नेता है नहीं। कुलदीप सिंह सेंगर हो, दिग्भूषण शरण सिंह हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, आप लोग अपनी पार्टी की कार्रवाई नहीं करते हैं। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की सारी स्थिति बिगड़ी हुई है, ये सबको पता हुआ है, ये इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। महंगाई का आलम ये रह गया है कि अब कोई अपना सोना खरीदने को तैयार नहीं है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी के सोने की गारंटी मंगलसूत्र बना लिया हो, वो अब देश में चला है लोगों को गारंटी बांटने के लिए।
पहले वो होता था जुमलेबाजी, उसके बाद आया गुजरात मॉडल, फेल हो गया मोदी मॉडल, अब आ गया है जनता के बीच में गारंटी का नया मॉडल। तो हमको आपसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट जब आती है, आयुष्मान घोटाला कितना निकलता है, एक नंबर से 3-3 लाख लोगों को मिलता है। तो ये बताइए आप लोगों को कि 218 करोड़ में आप 1 करोड़ 1 किलोमीटर स्वीकृत कराते हैं। 2014 में बुलेट ट्रेन बन रहा था, हमारे पिताजी बैठ करके बुलेट ट्रेन में भी यात्रा कर रहे हैं। वो आप लोगों को बताइए आपकी टिकट कितना महंगा हो गया है। लोगों को बताना चाहिए ना आपको बुलेट ट्रेन कब चलाए हैं। चाइना से आप दोस्ती कर रहे हैं, चाइना अपने देश में कब्जा कर रहा है, वो आप बताएंगे नहीं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी जब बताएगी हम लोगों को तो लोग जानेंगे, मीडिया बिक चुकी है। तो लोगों को आप ये बताइए कि चाइना देश में कब्जा कर लिया है, पाकिस्तान में बिरयानी खा चले आते हैं आप। इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करते, बात करते हैं कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है। मुद्दे बहुत है, संसद में जब हमारे नेता बोलते हैं तो आप दिखाते नहीं है। 17 मिनट के डिबेट में आप सिर्फ 2 मिनट दिखाते हैं हमारे नेता को, बाकी 15 मिनट आप लाइव नहीं दिखाते हमारे नेता को। आप दिखाते हैं अपोजिशन को, वैसे नेता को जो आपको लाइक करता हो। तो हमको आप ये ना बताया करें कि मुद्दा हम दिखाते हैं, बताते तो आप बनाते नहीं है। ठीक है देवेंद्र जी। तो सिद्धांत जी, जिस तरीके से बाबा देवेंद्र जी कह रहे हैं, ये इन्वेट करने की बात कर इन्होंने कुछ मुद्दे रखे हैं जी। पहला मुद्दा है ईवीएम का। तो इन्होंने कहा ईवीएम जो है वो उसको हटा दीजिए, हम तंत्र में विजय पा लेंगे। यही ईवीएम है जिसने राजस्थान में आपकी सरकार बनाई, जिसने झारखंड में आपकी सरकार बनाई और जिसमें तमिलनाडु में आपकी सरकार बनाई। तब तो आपको ईवीएम से कोई परहेज नहीं था। दूसरी बात मैं करता हूँ महिलाओं की बात। महिलाओं के सोने की गारंटी भले ही ना दे पा रहे हूँ नरेंद्र मोदी जी, लेकिन उनके सशक्त जीवन और सुख चैन से जीने की गारंटी दे रहे हैं और उनको संसद में 33.3% का अधिकार देने की बात कर रहे हैं। तीसरी बात इन्होंने कही चीन ने हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ये बार बार कांग्रेस के लोग कहते हैं कि चीन ने हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। कृपया मुझे बताएं कि जो पैंगोंग का जो इलाका है वो कौन सी सन में चीन ने कब्जा किया, क्या वो मुझे ये बात बताएंगे? मैं मानता हूं 36,000 किलोमीटर का कब्जा किया, लेकिन उसका एग्जैक्ट आप मुझे ईयर बताएंगे? मैं आपको बताता हूं। जब नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे रहे थे, तब जो चाइना की आर्मी थी वो पीठ पीछे आपके तिब्बत और आपके जो पैंगोंग का जो इलाका है उसको कब्जा करने का काम कर रही थी। और जाकर गूगल पे चेक कर लीजिए, उसी समय ये जो 36,000 किलोमीटर की भूमि है वो चाइना ने कब्जा कर ली और प्रधानमंत्री नेहरू जी कुछ नहीं कर पाए। चौथा इनका सवाल रहा कि ये हिंदू मुसलमान करते हैं। भाई जो 20% से ज्यादा जनसंख्या है मुसलमानों की भारत में, क्या हम उन पर बात क्यों नहीं करें? अगर हम उनके विकास की बात करते हैं तो आप कहते हैं ये गुमराह कर रहे हैं। अगर हम उन्हें मुख्य धारा में लाने का काम करते हैं तो आप कह रहे हैं हम गुमराह कर रहे हैं। अगर हम उनके एक हाथ में कुरान देने की और एक हाथ में लैपटॉप देने की बात करते हैं तो आप गुमराह कर रहे हैं। अब मैं थोड़े से कारनामे इनकी जो स्वर्णिम योजनाएं रही हैं उनके बारे में मैडम आपको 1 मिनट में बताना चाहूंगा। कोल स्कैम 2012 में 1.8 लाख करोड़ का, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम 2008 में 1.76 लाख करोड़ का, चॉपर स्कैम 2012 में 3600 करोड़ रुपए का, तत्र स्कैम ट्रक स्कैम 14 करोड़ का, CWG स्कैम 90 करोड़ का, कैश फॉर वोट स्कैम 1 लाख करोड़ का, आदर्श स्कैम 2012 करोड़ का, IPL स्कैम 2013 करोड़ का, सत्यम स्कैम 2009 1.47 बिलियन। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मेगा जो स्कैम हुआ वो 1.47 बिलियन सत्यम कंप्यूटर्स का इनके ही काल में हुआ। अब ये हमसे ये कहते हैं कि तुम मुसलमानों पर बात ही ना करो। क्यों बात नहीं करें? अगर हम भारतीय मुसलमानों पर बात करते हैं तो आपको परहेज क्यों हो जाती है? आप बांग्लादेशियों और रोहिंग्या पर बात करते हैं जबकि वो तो हमारे देश का हिस्सा भी नहीं है। ठीक है सिद्धांत जी, तो काफी जो आपकी सरकार ने आज तक बताया, 1 मिनट मैडम जी देवेंद्र महोदय से पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार ने आज तक कितने रोहिंग्या को चिन्हित किया है, कितने लोगों को देश निकाला किया है, कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसे देश में आए? डेटा से बात नहीं करते हैं आप ना, यही दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी की डेटा से बात नहीं करते हैं। संसद में नेता सवाल पूछते हैं तो आप अपना मुद्दा बंद करके हिंदू समाज का मुद्दा लगाते हैं। समस्या यहाँ पे हो जाती है। आप डेटा नहीं बताते कितने रोहिंग्या को आज तक आपने बात किया है, कितने देश में आए, जब से आप सत्ता में आए तब से कितने आए हैं, कितने को आप लोगों ने बात किया है, ये आपके पास आंकड़ा नहीं है। तो आपको स्पेसिफिक डेटा दे रहा हूँ और 14,000 से ज्यादा रोहिंग्याओं को अब तक आइडेंटिफाई किया है भारतीय सरकार ने, जिन्हें UCC और CAA आने के बाद उनके गंतव्य स्थान तक भेज दिया जाएगा। मान्यवर,
हम काम करते हैं। जिस कब जाएंगे 2014 10 साल से सत्ता में है, कब जाएंगे वो? जब सत्ता चली संबंधित प्रोविजन को आपने छुपा दिया था जेएनके लाइब्रेरी में, बाहर निकालकर हमने ही 370 को एब्रोगेट किया है। हमने कश्मीरी पंडितों को न्याय दिया है, हमने जम्मू कश्मीर की जनता के हाथ से छुड़वाकर उनके हाथ में टैबलेट और मोबाइल देने का काम किया है, विकास के मुख्य धारा में जोड़ा है। अब हमसे की बात करते हैं 2012 का दिल्ली गैंगरेप और हत्या केस कोई भूला नहीं है अभी तक, ये भी कांग्रेस की देन थी। 2008 का जो आपका आतंकवादी हमला हुआ ताज होटल पर, उस पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की, केवल आपने खेद व्यक्त किया। जब मेजर कालिया के सर काट लिया जाता है तब आपके मनमोहन सिंह जी खेद व्यक्त करते हैं। और अगर हम के दुश्मनों को देते हैं तो उसके बाद ऐसा डेटा आप लोगों ने क्या किया था उस समय? आप लोग उसमें कहा थे? हम तो उस समय विपक्ष में लड़ रहे थे, स्मृति ईरानी क्या मोदी जी का इलाज कर रहे थे। 2008 में कांग्रेस मोदी जी भाजपा युवा मोर्चा ने मुंबई के अंदर जो पीड़ित थे उनके घर जाकर राशन पहुंचाने का काम किया था। 2008 में 8 से पहले कांग्रेस सरकार की बात कही थी कि भाई साहब हमें एक एक्स्ट्रा सैटेलाइट की जरूरत है जिससे हम रात में अपने नेवल कमांड पर नजर रख सके ताकि मुंबई में कोई भी आतंकी गतिविधि ना हो। तो उस पर मनमोहन सिंह जी ने चुप्पी साध ली थी। लेकिन मनमोहन सिंह जी जब CWG स्कैम की बात होती, कॉमनवेल्थ गेम की बात, आपने कॉमनवेल्थ गेम कराया उसमें भी 90 करोड़ में। अच्छा कन्विक्शन डेट बताएंगे क्या? झूठ कितना बोलते नहीं आता है, झूठ बोलती है। कन्विक्शन डेट कितना है? स्पेक्ट्रम जितना आपने घोटाला बताया है, किसने कितने लोगों को सजा हुआ है? एक नाम बताएंगे क्या हमको? आप एक नाम बता सकते हैं क्या कितने लोगों को सजा हुआ है? कितने लोग जेल है, कितने लोग बाहर है? कन्विक्शन डेट क्या है? आपने देखा होगा ईडी के अधिकारी छापा हुआ है। कन्विक्शन डेट 2% नहीं आप लोग सजा नहीं दे पाते हैं, लेकिन छापा डालेंगे सिर्फ विपक्षी पार्टियों पे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को तो भी सजा होनी चाहिए थी। तो देश में मोदी की सत्ता है भाई, नेहरू से 2 साल एक एक करके बोलिए आप लोग, प्रधान जी और देवेंद्र जी एक एक करके बोलिए। आप लोग को खुद भी समझ में आ रहा है कि आप लोग क्या पूछ रहे हैं एक दूसरे से? एक एक करके बोलिए ना, खुद तो समझ में आए पहले तो हम समझें। एक एक करके सवाल जवाब कीजिए। फिलहाल हम जानू लखतर जी से सवाल जवाब कर ले। एक मिनट जानू लखतर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, जानू लखतर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक सवाल जवाब उनसे भी शुरुआत कर लेते हैं। जानू लखतर जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको हमारी आवाज आ रही है? जानू लखतर जी मैडम आपकी आवाज बहुत धीमा आ रही है। आ रही है आपको हमारी आवाज? जी बताएं जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया है कि अब जो इंडिया गठबंधन है उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। उन्होंने टारगेट कर दिया है और इस बीच उन्होंने ये भी कहा है कि वो कोई हिंदू मुस्लिम के बीच की बात नहीं करते हैं, वो राम मंदिर की बात नहीं करते हैं। जनता का सपोर्ट है और जनता अब उन्हें जिताने वाली है। जनता तो उनको हरा रही है। पहली बात, आप 45 मिनट के लिए एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने बताया है कि 45 मिनट तक आप लोगों ने ईवीएम बंद किया हुआ है। कन्नौज में एक गुंडा है, कोई सुब्रत पाठक नाम का कोई गुंडा है, बता रहा था अभी कुछ दिन पहले बता रहा था, वो गुंडा की कोतवाल को बोला था जूता निकाल के मारेंगे हम। तो वहां पे शायद ईवीएम का कुछ मैटर हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी को सांसद है, वो शायद प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी के। आप तमाम जगहों पे जाइए, आप सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के मुद्दे पे ये खेल है और हमारी सरकार बनती दिख रही है। पहले जो आदमी 10 साल सत्ता में राज किया हो वो बात मुसलमान पे नहीं करेगा, अपने रोजगार की मुद्दे बात करेगा। वो हमने कितना रोजगार दिया है, हम किस सेक्टर में कितना बेहतर काम किए हैं, वो उस मुद्दे पर चर्चा करेगा। मंदिर मुसलमान से देश नहीं चलता है। और अगर आपने इतना ही काम किया होता तो मणिपुर आपको जाना चाहिए, एक बार रोड शो वहां भी कर लीजिए, आप समझ में आ जाएगा कि वहां पे लोगों के साथ आप लोगों ने क्या किया है, क्या बर्बरता आप लोगों ने किया हुआ है, मैतेई समाज के लोगों के साथ आपने क्या बर्बरता किया हुआ है। और सरकार ने वहां पे बताया हुआ है कि पुलिस ने लोगों को उन लोगों के बीच में खुला छोड़ दिया उन लोगों ने। इस सिलसिले पे आप हमको आपसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। और ये इस बार जो है 400 पार नहीं, ये 40 पार भी नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और इनके अली बाबा 40 चोर जो है वो 40 पार भी नहीं हो पाएंगे इस बार, वो इस सत्ता में ना रहे। और हाँ, मोदी जी जब जाएंगे झोला उठा करके तो हम उनका झोला भी चेक करेंगे कि वो लेकर के क्या जा रहा है। वो याद रखिएगा इस बात को। भारतीय जनता पार्टी से मोदी जी से ये हमारा आग्रह है कि वो देश को बचा ले, लोकतंत्र को बचा ले, संविधान का रक्षा करे और संविधान बदलने ही देंगे हम। ये आपको बताना चाहिए कि आपके सांसद आपके प्रत्याशी कहते हैं लल्लू जी और जैसे को अभी
जो प्रत्याशी हैं उनको बताना चाहिए कि संविधान आपके बात बदल पाएंगे, आपकी इतनी हैसियत नहीं बदल हमारे पाएंगे। भाई मोदी में जनरल भाई साहब ने रोजगार की बात की है, तो जनरल भाई आज का ही पेपर आप उठाकर देखिएगा, उसमें मोदी सरकार ने के पूरी 10 सालों की एक रिपोर्ट आई है जिसमें 51.40 करोड़ रोजगार देने के काम हुए हैं पिछले 10 वर्षों में। अब आप ये कहेंगे भाई नौकरी तो दी नहीं है, लेकिन आप ये बात भी समझ लीजिए कि इसमें स्वरोजगार का हिस्सा 19.79 करोड़ है। जो शासन आधारित जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें लोगों को जो काम दिए जा रहे हैं उसका हिस्सा 19.79 करोड़ लोगों को है, और ये ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 31.61 करोड़ रोजगार ऋण आधारित क्षेत्र को दिए, यानी कि बैंक है, फाइनेंशियल कंपनीज है, उन्होंने जो लोगों को नए नए स्टार्टअप बनाने के लिए जो रोजगार दिया है उसकी संख्या 31.61 करोड़। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, भैया सुन लीजिए, मैंने भी आपकी पूरी बात सुनी, एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। देखिए ऐसे नहीं समझ में आएगा कि कौन क्या बोल रहा है, ये खाली ऐसे बहसबाजी से कोई फायदा नहीं होगा। एक एक करके अपनी बात रखिए। मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आपने जो जो कहा कि 40 पार नहीं होगा, अली बाबा 40 करोड़, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, अब आप मेरी बात भी सुन लीजिए ना। तो वो 51 करोड़ लोगों को वो कहाँ रोजगार दिए हैं, और अगर दिए हैं तो ऐसी क्या आवश्यकता है? अब आप ही बेरोजगार हैं, आप रोजगार चाहते नहीं है करना, तो आपको कौन जबरदस्ती पकड़ के रोजगार, अब आलसी आदमी कौन रोजगार दे देगा? अभी आज मैं इससे रिलेटेड आपको एक और फैक्ट बता देता हूं। आज ही मेरी बात सुन लीजिए, भारत के स्मार्टफोन जो मार्केट है उसमें 11.5% यानी कि 30 करोड़ 40 लाख यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। अब ये जो आईफोन बनते हैं वो मेड इन इंडिया है, भारत में ही बनते हैं, इनके जो प्लांट्स लगे हैं वो भारत में ही है। और अगर जैनुल जी आपको रोजगार की इतनी ही इच्छा है, आप मुझे अपना रेज्यूमे भेज दीजिए, मैं आपको 20 से 25 हजार रुपए की जॉब का प्रोफर्मा आज ही उपलब्ध करा दूंगा, क्योंकि आज ही आईफोन ने अपना एक नया स्टार्टअप शुरू किया है दिल्ली में। दूसरी बात, इसके बाद हमारा टेक्निकल विकास भी हो रहा है। आज हम अपनी सुपर फास्ट ट्रेन वंदे भारत में रहकर बना रहे हैं। आज हम अपना डिफेंस कॉरिडोर कानपुर में विकसित कर रहे हैं, लखनऊ में विकसित कर रहे हैं। और दूसरी बात, हम रेली पटरी चलाने वाले लोगों को भी प्रशिक्षित कर उन्हें एक्स्ट्रा ऋण देने का काम कर रहे हैं। आपको एक फैक्ट और बताता हूं, जनरल मैं बिना फैक्ट के बात नहीं करता हूं। एक और योजना चलती है जिसको हम ड्रोन दीदी कहते हैं। ड्रोन दीदी में महिलाओं को ड्रोन चलाना सिखाया जा रहा है, उसके लिए उन्हें प्रतिदिन 1500 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है। इसके बाद वो जब ड्रोन चलाना सीख जाएंगी तो उन्हें महीने में 15 से 20 हजार रुपए का रोजगार मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात, मैं महंगाई पे आ जाता हूं। आज ही द मिंट की एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा गया है कि भारत में महंगाई की दर वैश्विक स्तर के मुकाबले 4.83% कम है, और भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट विश्व के मुकाबले 7.2% ज्यादा है। तो हम इस देश के लिए काम कर रहे हैं और फैक्ट के साथ काम कर रहे हैं। हम 40 पार हो या ना हो, लेकिन जनता हमें आशीर्वाद देगी। ठीक है सिद्धांत जी, देवेंद्र जी की भी सुन लेते हैं। जी देवेंद्र जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप काफी देर से। गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई है कि वैश्विक स्तर पे ये हो गया, वो जनरल जी हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अब आपकी आवाज से नहीं आ रही है। चाइना भारत पर कब्जा कर रहा है, एक मिनट सिद्धांत जी आप सुनिए। कांग्रेस सरकार सत्ता का ट्रांसफर की थी तो उन्होंने 24,000 का सोना दिया था। आप बताएंगे क्या कि ये 75,000 सोना ये कहां से हो गया है? इसका जवाब देंगे क्या कि महंगाई कैसे बढ़ी है? और आप बोल रहे थे कि प्रोडक्शन आईफोन का हो रहा है, पता नहीं तमाम कंपनियों का हो रहा है, चंदा लेते हैं एयरटेल से कंपनियों से, रिलायंस जैसी कंपनियों से, वोडाफोन जैसी कंपनियों से, और वो कंपनियां अपनी रिपोर्ट एलसीड में दिखाती है घाटे में। हम तो हमको आप बताने का आवश्यकता ना, हमको अपना बताया कि कौन सी कंपनी क्या प्रोडक्शन कर रही है। जितने तमाम कोई चाइनीज काम करने आता है, 99.99% चाइनीज काम करने आता है। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू सरकार अपना वसूल कर लेगी। आप अगर रोजगार की बात कर रहे हैं, क्या रिलायंस में कोई चाइनीज काम कर रहा है या अमेरिकन काम करने आ रहा है?
क्या अरे आप वहां से चंदा लेते हैं, हमारे यहाँ महिंद्रा है उसमें चाइना से कोई आप चाइनीज फंडिंग काम कराते हैं, करने आ चाइना रहा से है। सामान लेते और हैं। दूसरी बात चाइना आप जो आके कह रहे हैं बताता है भाई मोदी साहब, जी को ऑफिशियल आपने साइट पे कब्जा जाकर नहीं किया चेक है और करिए कब्जा कर लिया कि है जब तो आप आपने मानते सत्ता नहीं है। छोड़ी थी तब सोने का नहीं, भाव 36,000 सोनू रुपए वांगचुक ने से था। कितने दिनों तक वहां पर पे उस और उसी व्यक्ति ने, समय जो उन्होंने गैस सोनू वांगचुक सिलेंडर है ने उसका भाव भी सिद्धांत आपको जी, 95 रुपए सिद्धांत जी, लेकिन सिद्धांत आपकी जी, सरकार सिद्धांत ने जी, एक बार भी सिद्धांत जी, उसको 1 सुलह मिनट के करने लिए की कोशिश सिद्धांत नहीं जी, किया। आप उनकी बात भी सुन लीजिए। आपने अपना पक्ष रख दिया, एक बार उनकी मैं बात सुन भी रहा हूँ उनकी बात। जी। मैडम सोनू वांगचुक ने, अभी आपको पता होगा कितने दिन तक उन्होंने अपना उन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन सही है सरकार जी, अनशन एक किया था बार भी वहां उन्होंने। पे जाने जी। की कोशिश नहीं की, ना अपने उसका प्रतिनिधित्व किया, क्योंकि कब्जा कर रही थी ना, तो वो मीडिया नहीं दिखा सकती और ये सरकारें बात नहीं करेंगी। महंगाई के मुद्दे बात करते हैं, महंगाई पे आपने क्या किया हुआ है, कितनी महंगाई बढ़ी है, आपको अंदाजा नहीं है। क्योंकि अगर महंगाई बहुत ज्यादा लोगों को लग रहा है तो आप ही का पार्टी का नेता कहते हैं कि अगर आपको महंगाई ज्यादा है तो आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। तो भाई अगर आप भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइन कर लेंगे तो आपको महंगाई नहीं लगेगा, क्योंकि मोदी जी की जो भर्ती करेगा उसके लिए महंगाई नहीं है। जो घर चला रहा है, अपना परिवार चला रहा है, आप निकलिए एक बार मार्केट में, रेडी पटरी वालों से पूछिए कि आप लोगों ने क्या दिया हुआ है, ना लोन ना ही आपने लोन तो क्या दिया। सरकार में जो लोग बैठे हैं उनका परिवार नहीं है देवेंद्र जी? जो सरकार में बैठे हैं वो अपनी फैमिली नहीं चला रहे देवेंद्र जी? आप लोगों ने कितने लोगों का गैस चूल्हा जल रहा है, जा करके एक बार अपने नहीं, आपके दावत पार्टनर 1.47 बिलियन के स्कैम से इतना तो कमाई लिया होगा। नहीं कराया हुआ है लोगों से। बताना चाहिए बात को, संसद में आप ही के मिनिस्टर कहते हैं कि सरकारी कर रहे हैं ना, प्रीमियम जो अपना LIC का ले लिया है, दोबारा आप उसने प्रीमियम को अपना आप जमीन लेने की बात चाइना को कर रहे हैं, वो आप ही के प्रधानमंत्री करके गए हैं। अब आपके कर्मों की सजा हम क्यों भुगते भाई? रेट ऑफ आप ही बढ़ गया है। दूसरी बात, राम मंदिर पर ताला आप लगवा देंगे चाहिए आपको तो आपकी मानसिकता पहले ही समझ में आ जाती है कि आप क्या चाहते हैं। महंगाई और ये सब बहाना है। असल में यहाँ फर्रुखाबाद भारत के बहुसंख्यक लोगों को टारगेट करना है। अगर आप महंगाई हटाने की भाई साहब बात कर रहे हैं तो मुझे एक चीज बता दीजिए, इंस्टीट्यूशनल सर्वे और इंडिविजुअल सर्वे करवाने के बाद आप मेरी कमाई हुई संपत्ति का आधा हिस्सा किसी और व्यक्ति को दे देंगे तो क्या ये महंगाई सॉल्व करने का तरीका होगा? ठीक है सिद्धांत जी, ठीक है सिद्धांत जी, ठीक है सिद्धांत जी। हमारे साथ जानू लखतर जी भी जुड़ चुके हैं। एक मिनट जानू लखतर जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? 36% देवेंद्र और सिद्धांत जी, एक मिनट के लिए, एक मिनट शांत हो जाइए। हमारे साथ तीसरे मेहमान भी हैं हमारे, जानू लखतर जी भी। जानू लखतर जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आवाज थोड़ा तेज बोलिए, धीमी आ रही है मैडम। जानू लखतर जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? अब आवाज आपकी आ रही है, बताइए मैडम। जी जानू लखतर जी, किस तरीके से आप देखते हैं ये जो प्रधानमंत्री का बयान आया है? उन्होंने तो सीधा कहा है कि आप कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। आवाज धीरा आ रहा मैडम, साफ सुनाई नहीं दे रहा है। जैनुल जी, मैं पूछ रही हूँ आवाज कि कट के आ रही है। जैनुल जी, आप थोड़ा अपना नेटवर्क एरिया चेक करिए। अब आपको मेरी आवाज आ रही है जैनुल जी? जैनुल जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आवाज आपकी समझ में नहीं आ रहा मैडम, क्या बोल रही हैं? ठीक है जानू जी, आप दोबारा से रिट्राई करिए, तब तक मैं फिर बाकी के पैनल से बातचीत करती हूँ। सिद्धांत जी, ठीक है, आप कंटिन्यू करिए, आप कुछ कह रहे थे, लेकिन एक एक करके, पहले की तरह बहसबाजी नहीं। जी मैडम, मैंने बात अपनी रखी। और दूसरी बात यह है कि अब जब इंडिया अलायंस की बात हो ही गई है, ये लोग बार बार बात करते हैं मणिपुर की। हाँ। संदेश खाली पर इनके वोट क्यों सिल जाते हैं? वहां पर राहुल गांधी जी और उनकी प्रिय बहन जो है वो रैली क्यों नहीं करती हैं? संदेश खाली की महिलाओं का दर्द जानने की कोशिश क्यों नहीं करती हैं? राजस्थान में कन्हैया कुमार जी की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और आप उनसे मिलना तो छोड़िए, आप उनके परिवार से का दुख बांटने के लिए एक ट्वीट भी नहीं करते हैं। तीसरी बात, मैं इनके ही पार्टी की बात बता देता हूं। जिन सुप्रिया श्रीनाथ की ये बात कर रहे हैं, उन्हीं सुप्रिया श्रीनाथ जी को अपनी रैली से धक्का मारकर भगा दिया था प्रियंका गांधी जी। तीसरी बात, इनके ही पार्टी के नेता हैं कर्नाटक से, उसकी बेटी की 13 बार चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी जाती है और कांग्रेस का एक भी प्रवक्ता, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, वो उनके लिए एक शब्द नहीं बोलता है। जबकि हमारे गृह मंत्री आपके नेता से जाकर मिलते हैं, उनका दुख बांटते हैं, उन्हें न्याय देने का वचन देते हैं। हमारी एबीवीपी और युवा मोर्चा आप वहां पर धरना करती है, जो अभी भी कर रही है न्याय दिलाने के लिए। कर्नाटक में आप बार बार जय श्री राम के नारे को टारगेट करते हैं कि हिंदुत्ववादियों को बाहर निकाल देंगे। कर्नाटक में भी एक टूरिस्ट को जय श्री राम बोलने पर
मारा गया और उसकी कार तोड़ दी गई। तो ये एंटी हिंदुत्ववादियों को आप कब देश से बाहर निकालेंगे? इसके बाद अगर कितनी भी चाहे वो भटकल हो, चाहे वो याकूब मेनन हो, चाहे वो कश्मीर के जितने भी टेररिस्ट हैं, आप उनको बचाने के लिए रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा लेते हैं, लेकिन अपने ही देश के सिपाहियों के शहीदी पर आपसे एक शब्द नहीं निकलता है, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो उरी हो। लेकिन आप बताइए, जब आप एक देश का जो जवान है, मोदी जी छोड़ दीजिए, राहुल गांधी छोड़ दीजिए, एक देश का बेटा बड़ा होकर ये सोचता है कि मैं आर्मी में जाऊंगा, और जब इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि आर्म फोर्सेस ने कहां पर स्ट्राइक की, तो क्या उसका मनोबल बढ़ेगा या गिरेगा? आज जो जवान सियाचिन पर तैनात अपनी हड्डियां गला रहा है, उसे इंडी गठबंधन के नेताओं के जो बयान हैं, जो वो कहते हैं हमें पाकिस्तान से डरना चाहिए क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। तो हम तो ये कहते हैं ना, अगर हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, आपने पहनी है, कांग्रेस वालों ने, हमने नहीं पहनी, हम पाकिस्तान को पहना देंगे। हम पाकिस्तान से डरते नहीं है। लेकिन उस सैनिक के मनोबल का क्या? वो सिर्फ पैसे के लिए नौकरी नहीं कर रहा है। पैसे के लिए नौकरी करे किसी भी इंटरनेशनल कंपनी में जॉब कर सकता है, लेकिन जो सियाचिन में खड़े होकर अपनी हड्डियां गला रहा है, देश के दुश्मन को जवाब दे रहा है, उससे आप कहेंगे कि तुम कमजोर हो, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ। ठीक है सिद्धांत जी। देवेंद्र जी, कई तरीके के एलिगेशंस लगाए गए हैं और यहाँ पर जवानों को लेकर के भी बात कही गई है। इन्होंने सीधा कहा कि एंटी हिंदुत्व को आप सपोर्ट करते हैं। बार बार आप हिंदुत्व के बारे में जिस तरीके से बयान देते हैं, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपके अंदर वो हिंदुत्व की भावना नहीं है। और बार बार जो श्री राम के नारे लगा करके, और जैसे उन्होंने पुलिस वाला जो बताया है हादसा हुआ है, उस पर भी आपकी सरकार ने कभी कुछ कहा नहीं है। जी आप मेरी बात सुनिए, आप उस पर बात करते हैं, हमारी सरकार ने उस पर जो भी एक्शन लेना है, वहां पे हमारे डिप्टी सीएम भी गए, हमारे सारे पदाधिकारी पहुंचे थे, तमाम नेता पहुंचे, उन्होंने आश्वासन किया है कि आपके साथ न्याय होगा। पहली बात, आप प्रज्वला रेवन्ना के मुद्दे पर क्यों नहीं चर्चा करते हैं कि 2-2 अगर महिलाओं का बलात्कार किया आपने, उसके लिए क्या किया? आप उस पर बात नहीं करते हैं, देश निकाला करते हैं। चाकू से गोद की हत्या होता है, वो तो पता है कि हमारी सरकार ने उस पर कार्रवाई की है, जो भी आरोपी है उसको हम पकड़ेंगे। आप जेडीएस कोई कार्रवाई नहीं, आप अपनी बात बीच में बोले, हमने एक मिनट सिद्धांत जी, देवेंद्र जी को बोल लेने दीजिए। आप लोग अपने में बहसबाजी कर लेते हैं। प्रज्वला रेवन्ना 2-2 अगर महिलाओं का बलात्कार करता है, उस मुद्दे पर आप बेशर्मी से बयान करने देते हैं, देश निकाला करते हैं, और आप पूछते हैं कि सरकार ने क्या किया। कन्हैया कुमार के मुद्दे पर बात किया है, कन्हैया कुमार के मुद्दे पे सरकार, वहां के जो कन्हैया कुमार के घर वालों ने खुद कहा है कि ये सरकार हमको अकेला छोड़ दिया है, 20,000 मिलाकर के छोड़ दिया हमको, ना कोई सपोर्ट, कुछ नहीं। यहाँ तक की बात आप लोग कर रहे थे कि हम सत्ता में आएंगे तो नौकरी देंगे, पैसा देंगे, आप लोगों ने 1 रुपए तक का उस व्यक्ति को सपोर्ट करने की बात आई तो कांग्रेस सरकार ने सपोर्ट किया, कांग्रेस ने उसको न्याय दिलाया है। ये आपसे हमको सीखने का आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। प्रवक्ता मतलब इस बात को आपको जानना होगा, और प्रज्वला रेवन्ना के मुद्दे पर आपको बतानी चाहिए कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे आप। ठीक है देवेंद्र जी, आप जिस 2000 लोगों की बात, 2000 महिलाओं के बलात्कार की बात कर रहे हैं, देश की बेटी के साथ में कभी भी कोई गलत घटना हो, चाहे वो बीजेपी वाला करे या वो कांग्रेस वाला करे, वो शर्मनाक है, और मैं उस पर कड़ी प्रतिक्रिया देता हूं। दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री ने अगले ही दिन आकर उस व्यक्ति के बारे में 2 स्पष्ट शब्दों में बात कही कि ऐसे व्यक्ति का हमारी पार्टी में कोई सम्मान नहीं, कोई जगह नहीं है। तीसरी बात, गायत्री मंच से प्रचार करते हैं और कहते हैं देश निकाला कर देते हैं, मैंने हमारी पूरी बात सुनी ना, अभी आपकी मैंने पूरी बात सुनी, आप भी मेरी पूरी बात सुनिए। क्या कार्रवाई की आप लोगों ने? आप अगर साथ में बहस करने लगेंगे तो फिर आपका कैसे काम चलेगा? आप थोड़ा सा शिष्टाचार बना के रखिए। लोगों को ठीक है एक मिनट देवेंद्र जी, ठीक है बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के उनका सवाल है कि आप अभी बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों का बीजेपी में कोई भी जगह नहीं होती है, ठीक है, तो फिर बृजभूषण शरण सिंह पे कार्रवाई की क्या बात कही है? हमने बीजेपी में कोई जगह नहीं है, लेकिन इनके ही नेता, इंडिया अलायंस के नेता गायत्री प्रजापति रहे हैं, जो 2017 में बलात्कार के आरोप में जेल गए हैं। तो प्रचार कर रहे हैं, इंडिया अलायंस के नेता हैं, वो जेल गए हैं, लेकिन उन पर आपने आज तक कोई बात नहीं की। लेटेस्ट केस आपको बताता हूँ, 2024 में यहाँ पर आपके कर्नाटक सरकार में जावेद अहमद कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उन्होंने एक लड़की है उससे पहले से विवाहित है, शारीरिक संबंध बनाए और अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसका अपना किया, उसके
भ्रूण का लिंग जांच कराया और उसे उस पर जबरदस्त करने के लिए बयान देते हैं कि हमारी करने के लिए प्रेशर डाला। 3 फरवरी 2024 पार्टी भारतीय जनता पार्टी आपको बताना चाहिए आपके प्रत्याशी टिकट वापस करते हैं। देश खाली में हजारों महिलाओं के साथ गलत होता है। हम उस पीड़ित महिला को अपना कैंडिडेट बनाते हैं। मणिपुर में जो पीड़ित लोग हैं, आपने उनमें से किसी को भी अपना कैंडिडेट बनाया? मणिपुर में नहीं बनाया, क्योंकि आप मुद्दों का इस्तेमाल करते हैं। हमने तेलंगाना, हैदराबाद में महिलाओं लोगों को रक्षा के लिए लड़ने वाली, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात खत्म होगी, मैं आपकी भी बात सुनूंगा। हैदराबाद में जो महिलाओं के हित के लिए लड़ रही थी, हमने उनको अपना कैंडिडेट बनाया, माधवी लता जी को। और उन्हीं माधवी लता जी के साथ आज आपके इंडिया अलायंस के गुंडों ने कल भरे सड़क पर उनको अश्लील अभद्र भाषा, जो हम एक पुरुष के लिए भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो एक महिला के लिए इस्तेमाल की। तो महिला के प्रति सम्मान, ये शिष्टाचार है आपकी सरकार का। और सुन लीजिए, और नाम है मेरे पास। सिद्धांत जी और देवेंद्र जी, सिद्धांत जी और देवेंद्र जी, एक मिनट, सिद्धांत जी और देवेंद्र जी, एक मिनट बात सुनिए मेरी। आप लोगों के सवाल जवाब है, एक मिनट सिद्धांत जी और देवेंद्र जी, सवाल जवाब है। आप लोग एक दूसरे पे आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन जब सवाल का जवाब देना होता है तो आप लोग साथ में बोलने लग जा रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या हमें समझ में आ रहा है? क्या दर्शकों को समझ में आ रहा है? बोल रहा हूं कि जब आपको वक्त दिया जा रहा है, आप उस वक्त में अपना पक्ष रखिए, शांति से रखिए, तरीके से रखिए। मैं इनको बार बोल रहा हूँ, भाई साहब, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। आप मुझे कुछ भी चोर, राक्षस कुछ भी बोल दीजिए, मैं सुनूंगा, लेकिन मेरे समय में आप भी सुनिए ना। ठीक है, एक मिनट। सिद्धार्थ जी से मेरा सवाल था और उनका जवाब अब खत्म होने तक देवेंद्र जी आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, उनका जो जवाब है वो खत्म हो जाए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। जी मैडम, मैं आपको एक केस का और रेफरेंस देता हूं। सोपोर से अजीम भटकल को अरेस्ट किया जाता है और उस पर आरोप लगते हैं कि वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के साथ में इन्वॉल्व है। उसको हमारी सेना गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार किए हुए 18 घंटे नहीं होते हैं और कांग्रेस शासन की उस समय की सरकार ये उसको छुड़ाने के लिए सेना तक पे प्रेशर बना डालती है। ये आपका इतिहास रहा है। मैं ये, और आप रेप की बात कर रहे हैं। 2012 का दिल्ली गैंग रेप किसको याद नहीं है? उस पर कोई स्टेप नहीं लिया। आपने कहा हमने कर्नाटक में अपनी बेटी को न्याय दिया, आप ऑफिशियल जाकर चेक कर लीजिए, उस बेटी को आज तक न्याय नहीं मिला है। उसके पिता ने परसों ये स्टेटमेंट दी है कि अगर अमित शाह जी हमारे घर पर आए हैं तो मुझे आप विश्वास हुआ है कि देश की बेटी को न्याय मिलेगा। मैं फैक्ट्स और फिगर्स की बात करता हूँ, अब आप अपना पक्ष रख सकते हैं। ठीक है, फैक्ट्स और फिगर्स पे आपने फैक्ट के साथ आप जवाब दीजिए। जी, अंकिता भंडारी के मुद्दे पे क्या वगैरह बताएंगे क्या हमको? अंकिता भंडारी के मुद्दे पे किसको न्याय मिला, आप ये बताइए लोगों को। आप उपेंद्र रावत बाराबंकी में महिलाओं के साथ सेक्स स्कैंडल करते हुए वीडियो वायरल हो गया, प्रत्याशी टिकट वापस कर दिया, दबाव बनेगा वीडियो में। आप बताइए ना क्यों नहीं आप लोगों ने, आप अपने क्यों बने? बताइए आप लोगों को। आप अंकिता भंडारी के मुद्दे, आप प्रवक्ता मत आपके बीच में बोला था, अंकिता भंडारी के मुद्दे पे आप जब नेता का बेटा पकड़ा गया था, भारतीय जनता पार्टी का नेता पकड़ा गया है, तब आपके मुद्दे पर तब आप जो है लोग कहते हैं कि बिल्डिंग गिराते हैं कि देवेंद्र जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। देवेंद्र जी, अंकिता भंडारी के मुद्दे पे जब स्मृति ईरानी से पूछा जाता है तो अपना वो पीछे थोड़ा भाग लेती है। अंकिता भंडारी के मुद्दे पर लोग न्याय नहीं कर पाते हैं। उपेंद्र रावत जैसे लोगों पे जो बलात्कारी हैं, जो वीडियो पकड़ाया गया, वीडियो बना, आज तो उस पर कार्रवाई नहीं किए। यौन शोषण का जो अपराध जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह पे प्रूफ हुआ, सिद्ध हो गया, कोर्ट ने बोला कि आरोप सही है, चलेगा न्याय मुकदमा। आप लोग कुछ नहीं किए। आपकी पार्टी कुलदीप सिंह सेंगर, तमाम ऐसे नेता भरे पड़े हैं जो बलात्कारी हैं, भ्रष्टाचारी, आप ही की पार्टी में है। वॉशिंग मशीन नहीं जाता है तो भूल कर जाते हैं। ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है देवेंद्र जी, सिद्धांत जी ये तो बार बार कहा जाता है। ठीक है देवेंद्र जी, सेंगर जेल में है। पहली बात मैं आपको बता दूं, कुलदीप सिंह सेंगर जेल में है। ब्रजभूषण शरण को टिकट भाजपा सरकार ने नहीं दिया, उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी है। तीसरी में आ जाता हूँ, जो अंकिता की, वो उनकी रावत की जो ये बात कर जो प्रत्याशी टिकट वापस किया, उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल इस बात को निग्लेक्ट किया है कि अगर कोई भी खराब छवि का या गंदी छवि का व्यक्ति है तो उसकी हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। मैं आपसे कुछ और नाम लेता हूं। आप फारूक अब्दुल्ला पर क्यों बात नहीं करते हैं, जिन्होंने झेलम में 4 ऊंचे जनेऊ के पिरामिड लगवा दिए थे महिलाओं के, कश्मीरी पंडितों के जनेऊ के। दूसरी बात, वहां पर चीख कर एक आतंकवादी ने ये कहा था, याकूब मेनन ने, कि भाई
कश्मीर के पुरुष यहाँ से चले जाएं, कश्मीरी हिंदू महिलाएं यहाँ पर रह जाएं, हम उनके साथ बच्चे पैदा करेंगे और कश्मीर को बढ़ाएंगे। उसी आतंकवादी को आपके प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस में बुलाकर सीडी गिफ्ट करते हैं। ये आपका जेस्चर और ये आपका न्याय है एक भारतीय महिला के लिए। मैं आपको एक और चीज बताता हूं। सन 2011 शिवम कुमार SC जो जम्मू कश्मीर में रहता था, उसने JNK में टॉप किया और उसको JNK सरकार के तहत झाड़ू लगाने का, सफाई करने का काम दिया था आपकी कांग्रेस सरकार ने। आप क्यों इन पर बात नहीं करते हैं? आज आप बात करते हैं मणिपुर। हमने संदेश खाली की पीड़ित महिला को अपना कैंडिडेट बनाया ताकि वो वहां की आवाज बनकर उभरे। अब आपको हमारा विरोध करना है। आपने कितनी मणिपुर की महिलाओं का कैंडिडेट बनाया है? नहीं बनाया, क्योंकि आपको अपने परिवार से ही फुर्सत नहीं है। आपके रॉबर्ट वाड्रा जी सन 2009 में खुद एक रेप और अक्यूज्ड में इंचार्ज किए गए, लेकिन उनको आज तक सजा देने का काम आपकी पार्टी ने नहीं किया, ना ही निकाला। क्यों? क्योंकि वो भी पार्टी के ठीक है, इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं देवेंद्र जी से। ठीक है सिद्धार्थ जी, कहीं ना कहीं ले लेते हैं। सुनेंगे तब तो कोई बात होगा। आप अपनी बात रखिए। ठीक है सिद्धार्थ जी, पुलवामा की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की 10 साल से सत्ता में, आप अपना जवाब दे दीजिए ना कि उरी हमला क्यों हुआ, पुलवामा में 3 किलो RDX कहां से आया, उरी घटना क्यों हुआ, आप बताइए ना कि इतना गले क्यों कट रहे हैं। पुलवामा का 3 किलो RDX भी बताता हूं, सुन लीजिए। तो आप बात कर रहे हैं कि पुलवामा में RDX क्यों आया, तो आप अपने ही नेता की फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट को सुनिएगा। सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। उरी पुलवामा अटैक होने से पहले उन्होंने कहा था POK से जो ड्राई फ्रूट हैं उनके निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, और NIA को ऑफिशियली कांग्रेस और वहां की जो लोकल पार्टी है उसकी साठ-गांठ मिली थी एक ट्रक से उस RDX को। कार्रवाई की है आपने, कितना कार्रवाई करने का काम आपके नेता करते हैं। आप क्यों फारूक अब्दुल्ला से अपने संबंध नहीं तोड़ते हैं? दूसरी बात आप कह रहे हैं उरी क्यों हुआ। उरी जैसी घटना होने के बाद हमने दुश्मन के घर में घुसकर कार्रवाई की। 2008 बम ब्लास्ट होने के बाद आपने कौन सी कार्रवाई की? या 2006 के सीरियल बम ब्लास्ट होने के बाद आपने कौन सी कार्रवाई की? 1992 के धमाके होने के बाद आपने कौन सी कार्रवाई की? मैं कितने दंगे गिनाऊं? आप ही की सरकार के तहत आतंकवादियों की पैरवी करने के लिए 24 वकीलों की टीम खड़ी कर दी गई थी, लेकिन जब एक देश के सैनिक की बात आती है तो आप कहते हैं ये बात वो बात। सिद्धांत जी, देवेंद्र जी, 1 मिनट। सवाल मेरा कुछ और था और आप लोग उस सवाल के ही अंतर्गत किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। ठीक है, सारे टॉपिक्स पे बात करना ठीक है, लेकिन जो मेरा सवाल था वो चुनाव के मुद्दों को लेकर के था। यहाँ पर आप लोग अपने आरोप प्रत्यारोप लगा तो रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की बात सुन नहीं रहे हैं। ऐसे में समझ नहीं आ रहा कि आप किससे जवाब ले रहे हैं, किससे सवाल पूछ रहे हैं। एक एक करके बोलिए। अगर मैं वक्त नहीं दूं तो फिर आप कहिए। मैं वक्त दे रही हूँ आपको भी वक्त दे रही हूँ कि आप अपना पक्ष रखिए, थोड़ा शांति से पक्ष रखिए। आप लाइव चैनल पे बैठे, डिबेट में बैठे हैं। ये लास्ट वार्निंग दे रही हूं आप लोगों को। एक एक करके पक्ष रखिए और दोनों से रिक्वेस्ट है कि बीच में किसी को भी इंटरप्ट ना करें। देवेंद्र जी, आप अपना हमारे भी ठीक है। हाँ देवेंद्र जी, मैं आप ही को कह रही हूँ। ठीक है, आप ही बोल रहे। सिद्धांत जी, शांति से एक बार इनका पक्ष सुन लीजिए। देवेंद्र जी, जब आप हमें ये बताइए, हम बस ये जानना चाहते हैं अगर ऐसा हुआ है, अगर मैं मान लिया हुआ है, आपकी सत्ता 10 साल में क्या किया, आपने क्या किया, कार्रवाई क्यों नहीं? देवेंद्र जी, आपकी आवाज हमें साफ नहीं सुनाई दे रही। देवेंद्र जी, आपकी आवाज हमें साफ नहीं सुनाई दे रही। हेलो जी, बोलिए। हेलो, आवाज नहीं मैडम? जी बोलिए। मैडम हमारी आवाज जा रही है? जी जैनू जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, लेकिन आपको हमारी आवाज आ रही है कि नहीं? चुनाव जीतने के लिए 300 किलो RDX आ रहा है, पता चल जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया गुमनामी व्यक्ति कौन दिया है। ये नहीं पता चल पा रहा है। 300 किलो RDX ये नहीं पता चल पा रहा है। टेम्पो पे हो रहा है, गूगल पे हो रहा है, फोन पे हो रहा है, रिकॉर्ड है इनके पास, वो नहीं पता चल पा रहा है। सत्ता में खून की दलाली करने के लिए आपको नहीं भेजा गया है कि आप जवानों को हत्या करा करके, आप 42 जवानों को हत्या करा करके आप सत्ता में लोगों से वोट मांगे, इसके लिए आपको सत्ता नहीं दिया गया था। जनता ने आपको चुना था 2 करोड़ रोजगार के लिए।
महिलाओं को सम्मान के लिए, नौकरी देने के लिए, महंगाई कम करने के लिए 1200 का सिलेंडर आपको करने के लिए सत्ता में नहीं लेना गया था आपको। प्रवक्ता मतलब आपको बताना चाहिए इस बात को कि आप क्यों आए सरकार में, आपको नैतिकता के आधार पर सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। 4 जून को हमारी सरकार बनती हुई आ रही है। ठीक है देवेंद्र जी। सिद्धांत जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि जनता ने सरकार को चुना था ताकि वो रोजगार और डेवलपमेंट और कई ऐसे मुद्दों को लेकर के सरकार से जो उनकी उम्मीदें हैं वो पूरी हो सके, लेकिन सरकार उन उम्मीदों पे शायद खड़ी नहीं उतर अगर मिला ले तो उसका इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी के इलेक्टोरल बॉन्ड से बहुत अधिक हो जाता है। हमारे पास रिकॉर्ड है, आपके पास रिकॉर्ड भी नहीं है कि वो गूगल पे हुआ, यूपीआई हुआ, कि वो क्या हुआ। दूसरी बात, आपने बात करी सिलेंडर की, आप जाकर अभी चेक करिए, जब 2014 में आपने सरकार छोड़ी थी तब सिलेंडर का रेट 895 रुपए था, घरेलू सिलेंडर का रेट। आप जो 300 रुपए कहते हैं वो नहीं था, ये फेक डेटा है। मैं आपको एक आज मैडम लास्ट में मैं एक स्टेटमेंट कोट करता हूं, उसमें कहा गया है कि भारत जैसी आर्थिक महाशक्तियां वैश्विक अर्थव्यवस्था को नया आकार देंगी। ये कल ही लंदन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जी ने कहा है, और उन्होंने कहा है कि जब भारत ईरान के साथ अपना कोलेट्रल एक संबंध बना रहा है तो हम भी उनके साथ बीच में पार्टिसिपेशन करेंगे। आपने एक समय वो भी देखा था कि जब भारत किसी को अपने यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित करता था तो वो मना कर देते थे। आप कहते हैं रोजगार नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया, और वही बात है, सावन के अंधे को सब हरा भरा दिखाई पड़ता है। आपको आप देखना ही नहीं चाहते हैं कि रोजगार दिया या नहीं दिया। आज आप देख लीजिए, चाहे वो छोटे से छोटा शहर हो, मैं फर्रुखाबाद में मैडम रहता हूँ, मैंने अपने पूरे जीवन में सन 2014 से पहले मॉल एक मॉल नाम नहीं सुना था। आज हमारे यहाँ पर छोटे बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिलाकर 38 शॉपिंग स्टोर्स हैं, जिसमें विशाल है, जो सब इंडियंस है, विशाल है, रिलायंस है, ये सब इनमें काम करने वाले इंडियंस नहीं होते हैं। मौका देंगे, एक बार इनकी भी बात सुन लीजिए, आपने सवाल पूछे, इनका पक्ष सुन लीजिए। मार्केट आ रहे हैं। दूसरी बात, ठीक है सिद्धांत जी, अब देवेंद्र जी आप अपना पक्ष रखिए। मैडम जी, मैडम आप मेरी बात सुनिए। आवाज नहीं आ रही है देवेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। फर्रुखाबाद में भी मॉल नहीं था, हमारी सरकार लोगों को नौकरी देती थी तो लोग बिजनेस कम करते थे। आपकी सरकार नौकरी नहीं दे रही है ना, तो लोगों को बिजनेस करने के लिए मजबूरी हो जा रही है। बताना चाहिए लोगों को आपकी, आप बिजनेस भी नहीं, आप डूइंग में भी जीरो आप है। तो हमारी सरकार नौकरी देती थी 2014 से पहले तक, लोगों को बिजनेस पे डिपेंडेंसी नहीं देती। आपकी सरकार लोगों को नौकरी नहीं देती है तो लोग बिजनेस की तरफ रुख करते हैं। बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ भाई साहब, आप मुझे एक सवाल बताइए कि बिजनेस से ज्यादा प्रगति देश की होगी या फिर नौकरी से? मुझे एक सीधे सवाल का जवाब दे दीजिए। एक देश की प्रगति, चाहे वो कोई भी देश हो, उसकी प्रगति ज्यादा बिजनेस करने से हुई है या ज्यादा सरकारी नौकरियां करने से? आप मुझे उसका जवाब दे दीजिए। आप हमको ये बताइए कि बीएसएनएल को आप खत्म करके आप ज्यादा मजबूत हो गए, देश को कि अडानी का पैसा हमने बीएसएनएल को खत्म नहीं किया है, पैसा का ज्यादा मजबूत हो गए। हमने ना बीएसएनएल खत्म किया। आपने ये जो बात कही है कि जो बिजनेस से देश ज्यादा प्रगति करेगा या नौकरी से, तो ऐसे तो फिर हर युवा को बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए। एक सेकंड देवेंद्र जी, हर युवा को या जो भी पीढ़ी है उनको बिजनेस ही स्टार्ट कर लेना चाहिए। नौकरियों के लिए ये जो 5-5, 6-6, 10-10 साल देते हैं, फिर उस पर तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। फिर तो ये तो डिक्लेयर कर देना चाहिए कि नौकरी से कोई फायदा नहीं है, बिजनेस ही करे लोग। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम एक साथ नौकरियां भी जनरेट कर रहे हैं और हम साथ में लोगों को ये तो बात आपने कही नहीं कि आप नौकरियां जनरेट कर रहे हैं, आपने तो सीधी सीधी ये बात कही ना कि बिजनेस करो, देश को प्रगति होगा। यानी कि अब तक देश की प्रगति नहीं हुई, अब तक जिन लोगों ने नौकरी किया, जिन लोगों ने टैक्स दिया, उससे देश की प्रगति नहीं हुई। मैं वही बोल रहा हूँ ना मैडम, आप मेरी बात सुनिए ना। जो बिजनेसमैन है, आज महिंद्रा ले लीजिए, आप अंबानी ले लीजिए, अडानी, जो भी आप लेना चाहें, क्या तो उनका वो रेवेन्यू में पार्टिसिपेट नहीं करते? दूसरी बात, मेरी बात सुन लीजिए, क्या उनकी कंपनी में लोग नौकरी नहीं करते हैं? और योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम हम अभी भी कर रहे हैं। मैंने अभी बताया कि 10 वर्षों में 51.40 करोड़ रोजगार जनरेट किए गए हैं। अब अगर कोई नौकरी करना ही नहीं चाहता है और अगर उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, अब नौकरी नहीं करना चाहता, ये बात आप ये देख लीजिए ना, एक समय वो भी था। युवा यहाँ नौकरी के लिए चिल्ला रहा है, युवा यहाँ बोल रहा है कि हमें रोजगार दो। 83%
देश का 83% जो युवा वो बेरोजगार बैठा है, वो कह रहा हमें नौकरी दो। कई लोग योग्य है लेकिन उनके योग्यता लायक उनको नौकरी नहीं है, योग्यता लायक नौकरी नहीं है, और जो नौकरी है उसमें योग्यता लायक उनकी मुझे ये सैलरी बता नहीं है। दीजिए कौन सी रिपोर्ट में ये बात कोट की गई है कि देश का 83% युवा बेरोजगार बैठा है? कौन सी रिपोर्ट है? हम बताते हैं, हम बता रहे हैं, हम जवाब देंगे। बताइए, सुनिए शांति से आप पहले रिपोर्ट बता दीजिए मुझे केवल। मैडम बात तो सुने आप, प्रवक्ता अरे मुझे बात बोलिए सुनिए। देवेंद्र जी, सुन रहे हैं हम लोग, आप बोलिए। सुनिए मैडम, जी अभी 2 दिन पहले ही 9300 पद रक्षा मंत्रालय से खत्म हुआ है। बताना चाहिए लोगों को। आप लोगों ने 73 साल के बुढ़े को मोदी को सिद्धांत जी इंटरप्ट मत करिए। सिद्धांत जी आप अपना पक्ष रख ले, इंटरप्ट मत प्रवक्ता करिए। महोदय, झूठ ना बोला करिए, अपनी सीमा में रहिए आप अपने। अगर अपना वादा निभाते हैं तो वादा खिलाफी भी नहीं करते हम। सुनिए बात को, 4 साल का आप लोगों ने अग्निवीर गैस योजना कर दिया और 9300 पद आपने खत्म कर दिया। 14 लाख पद जो है केंद्र सरकार में पहले थी, आप लोगों ने इसको घटा करके 5 लाख कर दिया। आप कोई वैकेंसी नहीं निकालते, वैकेंसी की पदों को कम करते जा रहे हैं। केंद्र सरकार की कितनी पदें खाली पड़ी हैं? आप अपने सरकार से पूछिए, मोदी से पूछिए। आप उन्हीं के मंत्री कहते हैं कि अब की बार बनेंगे तीसरी टर्म की सरकार, तो केंद्र सरकार की सारी भर्तियों को भर्ती करेंगे। इसका मतलब आज तक आपने भर्ती नहीं किया है, भर्ती आप लोगों ने नहीं किया है। यूपी में पेपर लीक हो जाता है, 50-10 लाख आप लोग खिलवाड़ करते हैं। और ये दलाल जो है भारतीय जनता पार्टी के दलाल, आपकी आवाज कट रही है देवेंद्र जी, मुझे समझ नहीं आ रहा आप आगे क्या कह रहे हैं। मुझे रोजगार नहीं चाहिए, मूर्ख बनाते हैं आप लोगों को। अरे हम भाई मूर्ख कहाँ बना रहे हैं, हम तो आपकी बात सुन रहे हैं। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर में भाई सरकारी पार्टिसिपेशन खत्म कर दिया है ना? तो आज आप ये देख लीजिए कि देश के विश्व के जितने भी बड़े देश हैं वो अपने यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को देते हैं, डिफेंस सेक्टर में भी ला रहे हैं। आप इस बात को बताइए लोगों को, अपनी सरकारी नौकरी खत्म कर रही है, बोल करके खत्म करिए आप ना। अरे आप चुनाव नहीं है, खत्म कर देते हैं, आरटीआई का पद मार देते हैं आप। संसद में आप जवाब देंगे, मीडिया में बताएंगे नहीं। पेपर आपने खरीद रखा है, आपने डिफेंस सेक्टर बोला, मैं डिफेंस को जानेगी कैसे, किसी चीज की जानकारी कैसे होगी? लोग कैसे जानेंगे इस चीज को? हम ना बताएं तो कौन जाने? कोई हल नहीं निकलेगा। मैं अगर बोलने पे आया आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी। मैं यही तो बोल रहा हूँ, बहस नहीं होनी चाहिए, डिबेट करिए ना। आपकी बात मैंने पूरी सुनी। आप भी डिबेट, आप भी हमारे बीच में बोलते हैं, हम भी बोलेंगे आपके बीच में। अरे ये क्या है यहाँ पर कि आप भी हमारे बीच में? मैं यहाँ हूँ ना, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। मैं डिबेट के स्टार्टिंग से यह बात कह रही हूँ, आप कह रहे हैं आप मेरे बीच में बोले, मैं बोलूंगा। ये आप लोग अपना पर्सनल मैसेज कहीं और फिर दिखाइएगा, यहाँ नहीं दिखाइए डिबेट में बैठ के। मैंने मैडम मैंने इनसे एक डेटा मांगा था कि प्यार से आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि कौन सी रिपोर्ट में 83% युवा बेरोजगार हैं। वो कोई तो ऐसी रिपोर्ट होगी, कोई तो ऐसा मंत्रालय होगा। अगर इन्होंने ये कहा कि हम डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं, तो अगर डिफेंस सेक्टर में हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ला रहे हैं तो वो रोजगार बढ़ाएगा ही, वो रोजगार कम नहीं करेगा। आज हम अगर होवित्जर जो एक तोप मंगाई थी कांग्रेस सरकार में, होवित्जर, उसमें 2100 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। आज हम जितने भी टैंक हैं वो अपने यहाँ बना रहे हैं, हम अपने ड्रोन खुद बना रहे हैं। मैं आपको एक हवाला और देता हूं कि कोरोना काल से पहले भारत पीपीई किट का इंपोर्टर हुआ करता था। अब हम भारत विश्व में पहले नंबर पर पीपीई किट का एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर है। अब उसको मोदी जी तो बनाएंगे नहीं जाके पीपीई किट, इस देश का युवा ही बनाएगा। कुल मिलाकर 55 साल से मानसिकता ये बना दी गई है कि जो सरकारी नौकरी करते हैं वही अच्छे हैं, उनका ही जीवन अच्छा है और वही सिद्धांत जी, ठीक है, आपका सही बात यह है कि आप इसी पर इनसे हम आखिरी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ठीक है देवेंद्र जी, हम बस यही जानना चाहते हैं कि आप हमको, आप मैडम मेरी बात सुनिए पहले आप। हम बस यही जानना चाहते हैं कि अगर 83% अगर आप नहीं मान रहे तो आपको आवश्यकता क्या पड़ी वो रिपोर्ट बंद कराने की? बेरोजगारी की रिपोर्ट आपको बंद करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप इतना रोजगार दे रहे हैं तो बताइए ना कि आपने क्यों बंद कराया? ये रिपोर्ट 50 लाख युवाओं के साथ छेड़खानी करते हैं, मजाक करते हैं, ये पेपर लीक होता है, सरकार में पदाधिकारी बैठे हुए कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। गुजरात से पेपर लीक होता है भारतीय जनता पार्टी से। आप ये ना बताइए, आप लोगों को बताइए आप। और डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं, आप पद खत्म करिए, बोलिए लोग हमें प्राइवेट कर रहे हैं, प्राइवेट व्यवस्था कर रहे हैं। रेल को आपने ठेका कर दिया है, क्या ऐसी व्यवस्था आप लोगों को छोड़ा? बीएसएनएल को बंद कर दिया है। अडानी और अंबानी जैसी कंपनी से 50 करोड़ 250 करोड़ चंदा ले करके और आप लोग देश में बीएसएनएल को बंद कर दिया है। बेचने का कार आ गई, एलआईसी आपने बेच दिया है, कुछ आपने छोड़ा नहीं है। आप हमसे ना बताएं, मोदी जी को बोलिए झोला उठाए चलेगा। और एक बात बता दूं, मैं झोला उठाकर भेजूंगा तो झोला चेक करेंगे कि झोला में क्या था। याद रखिएगा इस बात को, आप मोदी जी से बोलिएगा। और वो जो उनकी एक मंत्री जो है सिलेंडर मंत्री स्मृति ईरानी,
सिलेंडर मंत्री जो उनकी है, उनसे ही बताइएगा कि इस बार चुनाव वो बुरे तरीके से हार रही है। गायत्री प्रजापति जो आप बात कर रहे थे, जो बलात्कारी, वो आप ही की पार्टी में शामिल, आप ही की पार्टी के नेता का प्रचार भी कर रहा है। बताइए आप, और आप अपना नंबर दे सकते हैं। जेल में है, गायत्री प्रजापति जेल में है, गायत्री प्रजापति जेल में है। प्रचार कर रहे हैं, आप ही का प्रचार करते हैं। प्रचार कहाँ कर रहे हैं? जेल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल प्रचार कर सकते हैं। दूसरी बात भाई साहब, अब मेरी बात सुन लीजिए। फोटो सेंड कर देंगे। अच्छा, मैंने आपकी बात सुन ली, आप मेरी बात भी एक बात सुन लीजिए। आपने ये कहा कि आपने LIC बेच दी, आपने BSNL बेच दी और आपने सब कुछ बेच दिया। FDI सुने, आपके बाप दादाओं ने क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया। FDI तो सुना ही होगा, आप इतने विद्वान व्यक्ति हैं, कुछ नहीं। FDI सुना होगा आपने, बना करके कांग्रेस बनाया और आप बेच रहे हैं उसको। आपको नहीं आपने FDI तो सुना होगा ना। हम तो बताएंगे आपको, हम तो बताएंगे लोगों को, हम तो बता रहे हैं लोगों को। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 49% ऑटोमोबाइल्स और सारी सेक्टर्स में कांग्रेस सरकार ने दिया था बाहरी लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का। हमने सिर्फ उसके लिमिट बढ़ा दी। क्यों नहीं कार्रवाई की है? जब सब हुआ तो कार्रवाई आपने क्यों, किस लिए सत्ता में आया? आप बीच में सत्ता में क्यों आया? आप प्रवक्ता हैं कि आप एक गंदी में बोलने वाले व्यक्ति हैं। आप लोग किस लिए आए थे? देवेंद्र जी, सिद्धांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए, तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और चौथे चरण का चुनाव हाल ही में खत्म हुआ है और अब 3 चरण के जो चुनाव है वो होने बाकी हैं। अब ऐसे में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया है कि कांग्रेस पूरी तरीके से साफ हो चुका है। रायबरेली से भी राहुल गांधी की जो सीट से उन्होंने जो लड़ाई लड़ने की जो शुरुआत की है, चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं, उनका भी जो दमखम है वो अब काम नहीं आने वाला है। ऐसे में जिस तरीके से मुस्लिम्स का उनको सपोर्ट मिल रहा है और ऐसे में पूरी तरीके से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब ये 400 पार का जो नारा है वो आने वाले वक्त में हकीकत में बदलते हुए देखा जा सकता है। वहीं आपको बता दें, अखिलेश यादव ने भी दावा किया है कि यूपी की जो 79 सीटें हैं उन पर पूरी तरीके से अब इंडी गठबंधन का ही कब्जा होगा और वो पूरी तरीके से तैयार है, जो सरकार है, जो सत्ता है, उनको बता दें कि उनके ऊपर धावा बोलने के लिए, और उनकी जो पकड़ है वो काफी मजबूत है। ऐसे भी ये देखना काफी दिलचस्प होता जा रहा है दिन ब दिन कि किस तरीके से अब जो ये समीकरण है, ये जो राजनीति है, ये क्या मोड़ लेने वाला है और क्या क्या जो रास्ते हैं अपनाए जाएंगे ताकि जिस तरीके से ये जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है दोनों की तरफ से, चाहे वो गठबंधन हो या जो बीजेपी हो, वो दोनों जनता को बार बार जनता के मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं, लोगों के बीच में जनसभा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और बार बार ये जनता को लुभाने की भी कोशिश की जा रही है कि इस बार अगर उनकी सरकार बनती है तो उसका फायदा जनता को कितना होने वाला है। अब ये तो खैर जनता ही तय करेगी। 4 जून को परिणाम घोषित हो जाएंगे। 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 3 चरणों के चुनाव बाकी हैं। अगले चरण का चुनाव 20 मई को होने वाला है। देखना दिलचस्प है कि ये जो चुनावी लड़ाई है ये कहां जाता है और किसकी जीत इस बार होती है, हैट्रिक लगेगी या फिर इतिहास बदलेगा। मुद्दे की चर्चा में इतना ही। देखते रहिए KKD न्यूज।